नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम एईडीओ के टेस्ट 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आगामी एईडीओ के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। अगर अगर आपका स्कोर सही नहीं हो रहा है और या फिर आपको कुछ भी कठिनाई हो रही है, तो कृपया कर आप इस सेशन को देखें और आप अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट करते हैं, हम ये भी बताने का हम ये भी तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित स्थल और उनके संबंधित राज्यों के युग्म में से कौन सा जोड़ा गलत है? सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल, खेचो ओपालरी आर्द्र भूमि सिक्किम, उधवा झील झारखंड। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत युग्म कौन सा है। तो इसमें से है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल में नहीं बल्कि यह भी तमिलनाडु में है। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की भी घोषणा की थी। वहीं सबसे सबसे अधिक रामसर स्थल, कुल 20 रामसर स्थल है तमिलनाडु में। इसके अलावा भारत भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है रामसर स्थलों में, विश्व में तीसरे स्थान पर। वहीं एशिया में प्रथम स्थान पर है। एशिया में भारत फर्स्ट रैंक पे है रामसर स्थलों की सूची में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ व गोवा है। तो इसमें से कहा गया है कि सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन 2 और कथन 3 सही है। यह स्वास्थ्य सूचकांक केंद्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं, क्योंकि यह वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि यहाँ पे फाइनेंस की बातें की गई हैं, ना कि यहाँ पे हेल्थ की बातें की गई हैं। तो इसलिए हम इसको इजीली ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि अगर फाइनेंस की बातें आएगी तो उसमें फाइनेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई रोल नहीं होगा, बल्कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो गया। और अगर हमें पता है कि ऑप्शन 1 गलत होगा तो हमारा 3 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट भी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति निम्नलिखित में से स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी सीपीआई 2024 में भारत 108 देशों में 96 स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121, बांग्लादेश 149 की रैंकिंग इससे कम है, जबकि चीन 76वें स्थान पर है। डेनमार्क 2024 में सबसे कम भ्रष्ट है, जो सीपीआई शीर्ष में 2024 में शीर्ष पर है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर है। तो इसमें से कहा गया है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची सूची एक त्योहार और उसके राज्यों का स्थान को मिलान करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जास्कर का लद्दाख से संबंध होगा। तो 1 का 4 तो हमारे एक ही ऑप्शन में है कि 4। तो इजीली अगर ऐसे मैचिंग करने को है तो हमें किसी एक के भी बारे में पता है, या फिर रोहिंग्या या बिहू। तो हम सभी जानते हैं कि बिहू का संबंध असम से है। तो डी का 3, तो डी का 2। तो एक ही ऑप्शन में डी का 2 भी है। वहीं हरेला उत्सव का संबंध उत्तराखंड से है और मारवत उत्सव नागपुर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 से संबंधित है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हॉर्बिन में आयोजित हुआ। चीन ने कुल 85 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने इन खेलों में 2 कांस्य पदक जीते। खेलों में शुभंकर, बिनविन और मिमी थे। तो इसमें से कहा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से कथन एक सही है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हर्बिन चीन में हुआ था और चीन ने कुल 85 पदक जीते और भारत ने इसमें इन खेलों में 2 कांस्य पदक नहीं बल्कि कोई पदक ही नहीं जीता है। तो इसलिए यह कथन गलत हो जाता है और इस हिसाब से अगर फिर से हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारा सी, डी, बी एलिमिनेट हो गया और इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आप जो भी लोग अपना टेस्ट पेपर लगाते हैं तो हम अपने टेस्ट पेपर में छोटे-छोटे पॉइंट्स या उससे संबंधित तथ्यों को लिखने के अलावा अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का मोटा-मोटा फैक्ट्स पता है, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 9वां एशियाई खेल के बारे में सब कुछ कह दिया गया है, जिसमें जिसमें शीर्ष देशों की रैंकिंग भी बता दी गई है, शुभांकर भी बता दिया गया है, उसका आयोजन भी कहाँ हुआ था। तो ऑलमोस्ट इतने 4-5 पॉइंट उससे इम्पोर्टेंट था। तो ऑलमोस्ट अगर इसमें कुछ हमारे टेस्ट पेपर में कुछ गलतियां होती है या हमें अपने टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है हम उसको करेक्ट करके फिर हम इसको जब वापस 4-5 दिनों के बाद हम अपने टेस्ट पेपर को फिर से एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और कितने जोड़ी सही सुमेलित हैं इसमें से पूछा गया है। कितने जोड़े सही सुमेलित है? सातवाहन, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वाकाटक बिंध्य शक्ति, गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम कुषाण कनिष्क। तो इसमें से सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी का नहीं बल्कि सातवाहन का संबंध श्री गुप्त से है और बाकाटक का संबंध बिंध्य शक्ति से है और कुषाण का संबंध कनिष्क से है। वहीं गुप्त वंश के संस्थापक सॉरी गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। वहीं सातवाहन वंश का संस्थापक है सीमुख। सॉरी थोड़ा सा ये कंसंट्रेट नहीं कर पाई तो गलत हो गया। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप इस तरह से अपने टेस्ट पेपर में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल प्रज्ञा परिमिता सूत्र है सही आचरण से संबंधित जैन ग्रंथ। अभिधम्म पर एक थेरीवाद पाली भाषा। ज्ञान की पूर्णता से संबंधित एक महायान बौद्ध ग्रंथ। पाणिनि द्वारा रचित एक संस्कृत व्याकरण। तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान की पूर्णता से संबंधित एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की शिक्षा, शून्यता और प्रज्ञा के पूर्ण विषयक तत्व ज्ञान है जो महायान मार्ग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो मेगास्थनीज का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से था। डाइमाकस का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं बल्कि संबंध बिंदुसार से है और हेलियोडोरस का संबंध भग भगभद्र से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ अभिलेख का नाम और शासक का नाम। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पहले 9 नंबर देख लेते। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संगठन था जो साम्राज्य के अधिकांश भाग पर प्रभावित था। ये कथन सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी और लगभग 137 वर्षों तक चला। कथन 2 भी सही है।
और अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ था, लेकिन पूरे महाद्वीप पर इसका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। कथन ये भी सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ अभिलेख का नाम और उसके शासक इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो जैसा कि इसमें कहा गया है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, तो हाँ ये कथन सही है, क्योंकि इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त की विजयों व गुणों की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है महरौली स्तंभ अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ये भी सही है। वहीं भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध कुमार गुप्त से नहीं बल्कि स्कंदगुप्त से है, स्कंदगुप्त से है। तो इसलिए इसमें कितने कथन सही हुए, तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने यूनानी राजा मेनांडर को प्रभावित किया। उन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इंडो यूनियन राजा मेनांडर को प्रभावित किया, तो यह कथन गलत है। मेनांडर को प्रभावित करने वाले भिक्षु का नाम था नागसेन, तो इसलिए कथन 1 गलत हो गया। तो आइए हम एलिमिनेट ही कर लेते हैं, तो सी डी और ए एलिमिनेट हो गया, सही जवाब है ऑप्शन बी। उन्होंने शून्यतावाद का सिद्धांत दिया, कथन 2 सही है और कथन 3 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों के युग्म पर उनके वैदिक और ग्रीक नामों पर विचार कीजिए। नदी, वैदिक नाम और ग्रीक नाम। तो इसमें से कहा गया है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो झेलम, विपाशा, हेडस्पीज, झेलम, विपाशा और वितस्ता। तो झेलम का वैदिक नाम विपाशा नहीं बल्कि वितस्ता है। वहीं चिनाब, अस्किनी और हेरोडोटस ये सही है। राबी, परुष्णी और एनिशस, इसका नाम एनिशस नहीं बल्कि एनसेस था, एनसेंस। तो इसलिए ये युग्म भी गलत है। और वहीं व्यास, वितस्ता नहीं बल्कि इसका नाम विपाशा था। और हाइडस्फिस ये सही है, तो इसमें से केवल 1 युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यापार के सिद्धांत से है। व्यापगत का सिद्धांत, तो 1 का 4 ऑप्शन सी में है। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध, सॉरी लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल विभाजन से है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध सती प्रथा के निषेध से है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए 2 कथनों जिनमें एक का अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक बाबरी लिखी और इसका कारण था तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो इसमें से पूछा गया है कि क्या ये सही है। तो बाबर ने चगताई तुर्क में तुजुक बाबरी लिखी, यह कथन सही है। लेकिन तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी तो नहीं बल्कि मुगल दरबार की राजभाषा फारसी था, इसलिए कथन गलत हो जाता, कारण गलत है। तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ए और आर दोनों सही है, व्याख्या करता है तो बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन में ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है,
तो बिल्कुल भी नहीं, आर गलत है। इसमें कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो हमारा तो आर ही गलत है, तो ऑप्शन बी भी इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम में उसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजधानी परिवर्तन, उसने राजधानी परिवर्तन की योजना 1326-27 के आसपास बनाई थी। दोआब में राजस्व वृद्धि 1325 25 से 27 के आसपास हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में, और वहीं खुरासन का कालानुक्रम का अभियान 1330 से 38 की घटना है। तो इसका सही क्रम है पहले 2 1 4 3। इसका सही जवाब है 2 1 4 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तृतीय श्रेणी का संबंध आत्मनिर्भरता से है। चतुर्थ श्रेणी का संबंध स्थिरता के साथ समृद्धि, यानी 1 का 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वहीं छठवीं योजना का संबंध था आधुनिकीकरण से, और 11वीं योजना का संबंध समावेशी वृद्धि से है। तो दोस्तों, आज इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मुझे उम्मीद है आपको हमारे ये प्रयास और सेशन पसंद आएगा, और यदि हाँ तो कृपया कर अपना कमेंट देना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। सल्तनत के क्षेत्र में मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता था। सल्तनत के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे खालसा और जागीर कहा जाता था। जागीर में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो इसमें से कहा गया है कि कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो अभिकथन सही है कि सल्तनत काल में सल्तनत के क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, जिसे खालसा और जागीर कहते थे। खालसा भूमि शाही भूमि होती थी, और वहीं जागीर मुगलों के अधीन आने वाले को जागीर कहा जाता था। तो इसमें से कथन तो सही हो गया। और अब रही बात कारण की, तो यह गलत है, कारण गलत है इसका। राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को खालसा कहा जाता था, जागीर नहीं। तो इसलिए कारण गलत हो गया। तो देखिए, अगर हमें ऐसे पता भी है कि हम इसको नहीं ये क्लियरिफाई कर पा रहे हैं कि सही है या नहीं है, इट मीन्स कि इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो सबसे पहले हम कथन और कारण को ही पहले सही जांच लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक का। तो सबसे पहले एक और चीज होता है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि संयुक्त बैठक के बारे में कह रहा है, और नीचे हम देखेंगे किसमें सही कथन चुनने को कह रहा है। तो 2 चीजें अब हमारा यहाँ से स्टैंड क्लियरिफाई हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए अगर दोनों सदनों के बीच असहमति है या गतिरोध है तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान
नहीं है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं आर्टिकल 109 का संबंध धन विधेयक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें तो सबसे इजी है कि सब लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा है और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो डी का 2 और बी का 1, डी का 2 और बी का 1। देखिए ऑप्शन ए में है डी का 2 और बी का 1, तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। वहीं 7वीं अनुसूची का संबंध संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से है और 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियम और विनियमों को सत्यापित करने से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी 8वीं अनुसूची में सबसे अंत में जोड़ी गई हैं? नेपाली, डोंगरी, बोडो, भोजपुरी। तो इसमें से कूट का चयन करके सही जवाब देना है। तो इसमें नेपाली को 1992 में जोड़ा गया, वहीं डोंगरी को 2003 में और भोजपुरी अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो हमारा होगा ही नहीं। वहीं 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 2 और 3 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति से संबंधित है। यह सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा का परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। और प्राक्कलन समिति यह बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है, तो इसका भी संबंध वित्तीय समिति से है। वहीं सार्वजनिक उपक्रम की समिति यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के खातों और प्रदर्शन की जांच करती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो नहीं, कथन 2 गलत है। आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। संघीय संविधान समिति का संबंध के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो बी का ए का 4 सॉरी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर। वहीं मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र। तो इसका कूट का चयन करके सही जवाब देना है। तो वही 42वें संविधान संशोधन को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। वही गणतंत्र, यह शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा था, इसे नहीं जोड़ा गया, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, लेकिन संप्रभुता को 42वें संविधान संशोधन
द्वारा नहीं जोड़ा गया, यह भी प्रस्तावना का हिस्सा है। संप्रभुता और गणतंत्र प्रस्तावना का हिस्सा है। तो इसका सही जवाब है 1 और 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में संसदीय शासन प्रणाली की पहचान है? प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना लोकसभा को भंग कर सकती है, न्यायपालिका विधायिका को सीधे नियंत्रित करती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऐसा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति के पास ये विवेकाधीन शक्तियां केवल तब होती है जब कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत में ना हो या सदन का विश्वास खो दिया हो। तो इसलिए कथन सी भी गलत है। और वहीं शक्तियों के पृथक्करण में न्यायपालिका विधायिका को सीधे नियंत्रित नहीं करती है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में जनहित याचिका विधि के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिकाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रदान करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है कि भारत में जनहित याचिका विधि के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वहीं जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच बनाती है, ये भी सही है। कथन 2 भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सामान्यतः पीआईएल नागरिकों को बंधुआ मजदूरी, कैद की अमानवीय स्थिति या बाल श्रम मुद्दे जैसे मुद्दे को भी पीआईएल के माध्यम से अदालत तक पहुंचाया जाता है। इसलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यह न्याय भी पहुंचाता है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हाँ, कथन 2 सही है, लेकिन नगर पालिका के लिए न्यूनतम 25 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष की आयु का प्रावधान है आर्टिकल 243 भी में, और 25 वर्ष की आयु का प्रावधान लोकसभा और विधानसभा के लिए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी छोर लद्दाख में इंदिरा कोल है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी छोर असम में देवदार है। भारत में मुख्य भूमि का पश्चिमी छोर गुजरात में गुहार मोती है। तो इसमें से कथन डी सही है, कथन बी भी सही है और कथन ए भी सही है। देवदार नहीं बल्कि ये किवीथू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, कोसी, सतलुज, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, काबुल, कुर्रम, स्वात, झेलम। तो इसमें से कहा गया है कि इस कूट का चयन करके जवाब देना है। में से विकल्प ए, झेलम, चिनाब, कोसी, सतलुज, यह सिंधु की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियां हैं। और वहीं गंडक, कोसी, घाघरा और सोन ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं। सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब यह सिंधु की पूर्वी सहायक नदियां हैं। और काबुल, कुर्रम, स्वात और झेलम ये सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियां हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी और डी, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लिंगानुपात से मिलान करें। तो केरल का लिंगानुपात है 1084, तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996, पुदुचेरी का लिंगानुपात है 1037 और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993। तो इसका सही जवाब है 1 का 3, ऑप्शन डी। भारतीय प्रायद्वीप की सीमा पर
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान में कमी और वायु दाब में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि और वायु दाब में कमी के कारण, तापमान और वायु दाब में वृद्धि के कारण, या तापमान और वायु दाब में कमी के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि और वायु दाब में कमी के कारण। इन तूफानों के निर्माण के लिए समुद्री सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और गर्म समुद्री सतह के ऊपर हवाएं गर्म होकर फैल जाती हैं और ऊपर उठती हैं। इसलिए इस तरह भारतीय प्रायद्वीप की सीमा पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान आते रहते हैं। नेक्स्ट है, कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सह्याद्री, शंभू महादेव, सतपुरा या बालाघाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभुनाथ यह पश्चिमी घाट से संबंधित है और बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में गोदावरी और भीमा नदी के बीच चलने वाली एक श्रृंखला है और वहीं सतपुरा जो नर्मदा नदी पर स्थित है और सतपुरा का संबंध कलसुबाई से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, ओशन और ट्रेंच का मिलान करना है। तो प्रशांत महासागर का संबंध मारियाना खाई से है, तो हमारा ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। हिंद महासागर का संबंध प्यूर्टो रिको खाई से है, 2 का 4, तो हमारा ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद महासागर का जावा खाई और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन खाई इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, खाली स्थान मानसूनी हवाएं महाराष्ट्र में जून से सितंबर तक चलती हैं। दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में जून से सितंबर तक मानसूनी हवाएं मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है और इस अवधि में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में नॉर्वेस्टर नाम का भयंकर तूफान और बारिश सबसे ज़्यादा किस मौसम में आता है? गर्मी, पतझड़, बारिश या सर्दी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्वेस्टर काल वैसाखी यानी कि मार्च से मई के महीने में आएगा और इसका एक सिंपल यहाँ पे हम ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं कि काल वैसाखी यानी ये बैसाख का महीने में आएगा और बैसाख ऑलमोस्ट मई अप्रैल लास्ट अप्रैल से मई के बीच में ही पड़ता है। तो हमारे हिंदी महीने की तारीख से भी इसको हम डिकोड कर सकते हैं। नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदी है? कोसी, महानंदा, गंगा, बागमती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महानंदा की नागर, बालासंग, भांग, रत्ना, मेची महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, पटना में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस सूबेदार के कार्यकाल में हुआ था तथा उस समय उनका बाल्यकाल नाम क्या था? सैफ खां गोविंद दास, लश्कर खां गोपाल राय, दाऊद खां सुरजान सिंह, आजम खां गोविंद राय। तो इसका सही जवाब है लश्कर खां गोविंद राय। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अरबकालीन बिहार के सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? लाल बेग को, जगत सिंह, इस्लाम खां या अब्दुल रहमान को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बहादुर या बाज बहादुर को। उसने 1605 से 1607 तक बिहार के सूबे के रूप में शासन किया था। नेक्स्ट है, 1225 में बिहार पर कब्जा करने के लिए इल्तुतमिश ने किसे हराया और जीत के बाद बिहार का गवर्नर किसे बनाया? बख्तियार खिलजी, मलिक उज्जानी, हसमुद्दीन आवाज, मलिक अलाउद्दीन जानी, अलमर्दन खान, मलिक तईस, बल्का खान, निजामुद्दीन जुनैदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हसन आवाज और मलिक उज्जानी को
इल्तुतमिश ने हराकर हसन-उद्दीन को हराकर और मलिक उद्दानी को बिहार का गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट है पटना चित्रकला की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी और इस शैली की खास विशेषताएं क्या थी? अजीम जन सामान्य के जीवन दर्शन का चित्र, खुर्रम शाही दरबार के जीवन दर्शन का चित्र, परवेज धार्मिक विषयों का चित्र, या ऑप्शन डी सूजा यूरोपीय औपचारिक चित्र शैली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजीम जन सामान्य जीवन का चित्रण किया गया था इसमें पटना शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में सही है? अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने नहीं बल्कि वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो इसलिए ऑप्शन कथन एक गलत हो गया। तो आइए हम ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। भारत में समाजवादी उग्रवाद की झलक मिलती है। तो हाँ, कराची अधिवेशन में दो प्रस्ताव अपनाए गए थे। कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें राज्य के स्वामित्व और प्रमुख उद्योगों और सेवाओं पर नियंत्रण का आह्वान किया गया था, जो समाजवादी प्रावधान को दर्शाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यह भी सही है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया। कथन 4 गलत है। इसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का हिस्सा था जो उद्योगों के नियंत्रण पर अत्यधिक केंद्रित था, इसलिए कथन 1 और 4 गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करना और संघीय न्यायालय की स्थापना करना था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है किस अधिनियम में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करना और संघीय न्यायालय की स्थापना करना था। वहीं भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, जिसे मोडलो मिंटो सुधार कहा जाता है, इसमें विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और साथ में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुआ, लेकिन पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता नहीं दी गई और इसमें भी संघीय न्यायालय का उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका उद्देश्य भारत को 2 डोमेनियन स्टेट में विभाजित करना और विदेशी संप्रभुता को समाप्त करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? उन्होंने भारतीयों द्वारा भारत का निर्वाचित सम्राट श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। वे निर्भीक पत्रकार थे और उन्होंने द पंजाबी की स्थापना एवं संपादन किया। वे पूना सार्वजनिक सभा की तिमाही पत्रिका के संपादक भी थे। इसमें अपनी मातृभूमि के प्रति संघर्षशीलता व अभिमान था, जो एक सच्चे आर्य समाजी की पहचान है। तो यह लाला लाजपत राय के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें से लाला लाजपत राय एक निर्भीक पत्रकार थे और उन्होंने द पंजाबी का संपादन किया था, ये सही है। और वे अपनी मातृभूमि के प्रति संघर्षशीलता और अभिमान के लिए सच्चे आर्य समाजी की पहचान है, ये भी कथन सही है। लेकिन उन्होंने लाला लाजपत राय को भारत का निर्वाचित सम्राट कभी नहीं कहा गया है और साथ ही उन्होंने सार्वजनिक सभा तिमाही पत्रिका से भी इनका कोई संबंध नहीं था। इन्होंने द पीपल, वंदे मातरम और आर्य गजट जैसे अन्य प्रकाशन से जुड़े थे। तो इसका सही जवाब है 2 और 4, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्रों में लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज और अवध में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसकी शुरुआत कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था 1792 में। और बाद में इसे थॉमस मुंडो ने इसे और विकसित किया और 1820 में जब वह मद्रास का गवर्नर बना तो इसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी पर इसे लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के किस प्रमुख केंद्र के साथ सही मेल नहीं है? कानपुर नाना साहब, जगदीशपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद हजरत महल, झांसी रानी की लक्ष्मीबाई। तो झांसी और रानी की लक्ष्मीबाई सही है। वहीं हजरत महल का संबंध, तो इसमें से पूछा गया है कि नहीं मेल खाता है, तो हजरत महल का संबंध फैजाबाद से नहीं बल्कि लखनऊ से था, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिंदू की स्थापना जी सुब्रमण्यम द हिंदू की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। बॉम्बे टाइम्स की स्थापना संजीवनी ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो ऑप्शन डी सही है कि इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो हमारा जवाब ऑप्शन डी नहीं है। वहीं बॉम्बे टाइम्स की स्थापना संजीवनी ने नहीं बल्कि राव बहादुर नारायण दीनानाथ वेलकर ने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध एम.एन. रॉय से है, सही है। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी का संबंध लाला लाजपत राय से है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध एम.एन. जोशी के साथ है। वहीं लेबर स्वराज पार्टी का संबंध, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर ही करके फिर से कर देती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध एम.एन. रॉय से है। द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी का संबंध लाला लाजपत राय से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध एम.एन. जोशी से और लेबर स्वराज पार्टी का संबंध काजी नजरुल इस्लाम से। तो ए का 1 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारतीय प्रांतीय किसान सभा के संबंध में है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में सोनपुर मेले में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों को जमींदारी उत्पीड़न और अधिवास अधिकारों की रक्षा हेतु शिकायतों का समाधान करना था। तो कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। किसान सभा का विस्तार गांव में पंडित यमुनाकार जी, राहुल संकृतायन, पंचानंद शर्मा, रामानंद मिश्र आदि के कार्यों से हुआ, तो ये भी सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने और इसका गठन 1936 में लखनऊ कांग्रेस सत्र में हुआ था और इसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। तो कथन 4 भी सही है। तो इसमें से कहा गया है सही कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चंपारण किसानों की पीड़ा को उजागर करने के लिए दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लेखों को लेख लिखने और अखबार प्रताप में रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले पत्रकार जिनकी रिपोर्टिंग से गांधी जी का चंपारण आना सुनिश्चित हुआ, वह थे पीर मोहम्मद मुनीश। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बंगाल में व्यापक प्रदर्शन का आयोजित किया गया, सही है। कलकत्ता में हड़तालें की गई और आंदोलन की शुरुआत नरमपंथियों द्वारा की गई थी, किंतु बाद में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथ में ले लिया,
तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिर से सूची और मिलान करने का। तो इसमें से जल में फॉस्फेट खाद, तो यह जल का अत्यधिक पोषण यानी इसको यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है वायु में मीथेन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। जल में सिंथेटिक डिटर्जेंट, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी बीओडी। वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड, अम्लीय वर्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को खतरा पहुंचाने वाले कारकों का वर्णन करने वाली जीव विज्ञान द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? EIA, IUCN, EPA, HIPPO। तो जैव विविधता को खतरा पहुंचाने, तो IUCN तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वहीं EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है और ये काइट्स है। ये भी वन्य जीव और लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समझौता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी HIPPO। इसका मतलब होता है हैबिटेट लॉस्ट, इन्वेसिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम वन एवं वृक्षावरण वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्यों के संदर्भ में सही सुमेलित है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान। मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम। ओडिशा, राजस्थान, असम, मिजोरम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है 2 बायोगैस के प्रमुख घटक है मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बायोगैस के प्रमुख घटक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2025 के बारे में निम्नलिखित में से नीचे दिए गए स्टेटमेंट। तो यह 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में टीबी बैक्टीरिया की खोज की याद में मनाया जाता है। तो कथन एक सही है। वहीं 2025 का थीम था हाँ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरे मिलाए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, इसका संबंध रियो डी जेनेरियो से है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, इसका संबंध जोहान्सबर्ग से है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का संबंध 2023 से है दक्षिण अफ्रीका से। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कजान में हुआ था। 17वां रियो डी जेनेरियो, 16वां कजान में हुआ था। वहीं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित हुआ था बीजिंग, चीन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में नीचे दिए गए बयानों पर विचार कीजिए। UNDP ने 1990 में पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किया गया। तो कथन एक सही है
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने वाली पहली टीम को महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने लीड किया था। कथन 2 भी सही है। यूएनडीपी की 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्लोबल रैंकिंग 130 है। ये भी कथन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाता है। साल 2025 के लिए वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। साल 2024 के लिए वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब है 1, 2 और 3, तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड मशहूर हिंदी लिटरेचर राइटर विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में मलयालम लिटरेचर राइटर जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो कथन 2 भी सही है। वहीं 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड संस्कृत जगत गुरु रामभद्राचार्य व उर्दू कवि गुलजार को दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखोना ज्वालामुखी नेशनल पार्क नीचे दिए गए किस राज्य में है, जिसे 2025 में भारत का 8वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी नहीं बल्कि ये शिखोमा जवालाओ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार में आयोजित किया गया था मई में। तो ये सही है। हरियाणा राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। तो नहीं, यह कथन गलत है। सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र ने जीता है। तो इसी हिसाब से चलिए हम एलिमिनेट भी करते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी एलिमिनेट हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वहीं होस्ट राज्य बिहार ने 36 मेडल के साथ अब तक अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हासिल किया। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी भारत के पहले नेशनल रिवर डॉल्फिन सेंसर के अनुसार किस राज्य में गंगा नदी की डॉल्फिन की संख्या सबसे ज़्यादा है और बिहार की नेशनल रैंकिंग क्या है। तो इसका सही जवाब है, कहा गया है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है। तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है और दूसरे स्थान पे बिहार है और इसके बाद तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है और चौथे स्थान पे असम है। 4th रैंक असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट तारानाकी के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो नहीं, यह कथन गलत है। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड में है। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन ए, बी एलिमिनेट हो गया। इसे जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने लीगल पर्सन का दर्जा दिया। तो यह सही है। वहीं ते का हुई तू पाउआ को इसका नया ऑफिशियल लीगल पर्सन नाम अपनाया गया है। तो कथन 3 भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो युद्धाभ्यास का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वहीं वरुण का संबंध फ्रांस से, अभ्यास वरुण। धर्म गार्जियन का संबंध जापान से और कोरोपैट का संबंध इंडोनेशिया से है। तो इसका ए का 4, बी का 3, वरुण का संबंध फ्रांस से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 का इस्तेमाल करके कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका वजन 4400 kg है, जो सी एक्सटेंडेड सी और क्यू बैंड के जरिए सुरक्षित ब्रॉडबैंड सर्विस देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, GSAT-7R। नेक्स्ट है, COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेले शहर में हुआ था। यह सम्मेलन राष्ट्रीय जलवायु फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत आयोजित किया गया। COP30 में 80 से अधिक देशों ने जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने का आह्वान किया। तो इसमें से कथन पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ था। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश अकादमी ने 9 अक्टूबर 2025 को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की इनामी रकम के साथ साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसे किसने जीता? हारुकी मुराकामी, मार्गरेट एटवुड, लास्लो कास्जना होरकाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है कि किन राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। तो जून 2025 तक त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा व लद्दाख को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। वहीं मेघालय और दिल्ली इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है 2 और 4, ऑप्शन डी। हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार ने बजट 2025 में समय सीमा को कितने महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, FAO द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? 10वां, 5वां, 9वां या 30वां? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वां। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में चावल उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तेलंगाना सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो यह कथन सही नहीं है। तेलंगाना चावल उत्पादन में 3रे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में 3य स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में 3य नहीं बल्कि फर्स्ट है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल से अधिक है। तो कथन सी सही है। और पंजाब शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में है। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है।